अर्चना, Yes, sir. Good morning, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. अच्छा, बताइए कि आप कृषि विभाग में क्यों आना चाहती हैं, बीएओ क्यों बनना चाहती हैं? सर मैं पिछले 5 इयर्स से एग्रीकल्चर फील्ड में ही वर्क कर रही हूँ। इस वजह से मैं और इसी फील्ड में मैं अपना आगे का करियर बनाना चाहती हूँ सर। इस वजह से मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। दूसरा मुझे सर फार्मर्स के प्रॉब्लम को सुनना, उसको हेल्प करना एक इनर मोटिवेशन है सर, ये हमेशा का। इस वजह से सर मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। अच्छा, ये दो चीजें बताइए कि आगे का कैरियर का क्या आपने ऑप्शन चुना है, और फार्मर के साथ आपको बात करना, समस्याओं का समाधान करना, इनर मोटिवेशन आपका है, ये कहाँ से आया? सर चूंकि मैं सर ग्रामीण विभाग, मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सर, वहां से मतलब मैंने एग्रीकल्चर को घर में देखा। मम्मी को दादी को घर में जैसे सर व्हीट राइस ये सब को हमेशा प्रिजर्व करने के लिए वो लोग को इन सब प्रैक्टिसेस में हमेशा अपना टाइम देते देखा। तो सर मुझे हमेशा एक रहा है कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊं, तो कुछ टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा छोटे लेवल पे घर पे भी हो, ताकि ये सब चीजों में जो टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है वो सारा टाइम जो है वो सेव हो सके सर। तो वहां से मेरा एक ये मोटिवेशन हमेशा रहा सर। और सर एग्रीकल्चर के फील्ड में क्योंकि मेरा सर ग्रेजुएशन इस फील्ड में है, और उस एग्रीकल्चर परस्यू करना सर सिंस चाइल्डहुड मेरे माइंड में था, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर के फील्ड में किया, और फिर सर इसी में आगे अपना कैरियर अच्छे जहां तक पॉसिबल हो सके सर वहां तक जाना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बिहार का वर्तमान समय में लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग हम्म। पर जो है ना, प्रतिरूप के बारे में कुछ याद है, आपको जानकारी है? लैंड यूज पैटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सर एग्रीकल्चर। लैंड यूज पैटर्न का मतलब होता है कि कितना एरिया है ना खेती में हो रहा है, कितना जंगल है, कितना फैलो लैंड है, कितना बैरन लैंड है, अनयूज्ड लैंड कितना है, ये आपको बताना है। सर मुझे सॉरी सर, मुझे पूरा तो याद नहीं है, बट सर बैरन लैंड और अनयूज लैंड सर अराउंड 40 लाख हेक्टेयर। सॉरी सर। ये चीज हम जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति को कुछ अच्छी बातें की जानकारी होती है। आप बैरन लैंड और है ना फैलो लैंड की जानकारी रखी हुई है, एग्रीकल्चर लैंड की जानकारी रखी। ये सर टोटल कल्टीवेबल फूड ग्रेन्स के लिए टोटल कल्टीवेबल लैंड जो है सर 94 पॉइंट। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अच्छा, बताइए कि आप एग्रीकल्चर से काफी रुचि रखती हैं, तो इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है हमारे देश में या हमारे राज्य में? सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आर्टिफिशियल इरिगेशन? सर हमारे देश में सर रेनफॉल इरेटिक है। सर मानसून जब सर सूखा या फिर कभी इनप्रॉपर सर, अगर बिहार की बात करें तो कुछ एरिया में सूखा है एंड कुछ एरिया में सर हो जाता है सर। तो आर्टिफिशियल अब जब सूखा का टाइम है तो उस टाइम पे रेनफॉल तो है नहीं, तो उस टाइम पे अब हमारा पॉपुलेशन सर बहुत ज्यादा है, तो उस पॉपुलेशन का फूड सिक्योरिटी के लिए फूड तो चाहिए। तो इसके लिए सर हम आर्टिफिशियल इरिगेशन ड्राउट के टाइम पे देते हैं, ताकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके और फूड सिक्योरिटी स्टैब्लिश किया जा सके और पॉवर्टी को भी रिड्यूस किया जा सके। अच्छा, सिंचाई की बहुत सारी विधियां हैं, आप जानती होंगी, और यस उसमें से कौन सी विधि आपको सबसे बेहतर लगती है? नाम बताइए, और कौन सी विधि को आप बेहतर मान। सर, जो भी एजुकेशन की टेक्निक से टेक्नोलॉजी है वो सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर वो सूट करेगा सर। जैसे अगर फूड फ्रूट क्रॉप्स है सर, तो वहां पे सर मैं ड्रिप इरिगेशन को सजेस्ट करना प्रेफर करूंगी। फिर कुछ अगर कोई पहाड़ी स्लोप वाले एरिया है, वहां पे अगर क्रॉप को लगाया जा रहा है सर, तो वहां पे मैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सजेस्ट करूंगी। फिर जहाँ पे सर
आलू ये सब लगाया जा रहा है, तो वहां पे सर फरो इरिगेशन या फिर सॉइल का जो कंडीशन है सर, उसको देख के भी मैं इरिगेशन को सजेस्ट करना पसंद करूंगी सर। अगर सॉइल सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होगा तो वहां पे फरो इरिगेशन सजेस्ट करेंगे सर। जहाँ पे सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा या फिर क्लेई सॉइल ज्यादा होगा सर, वहां पे मैं सर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन सजेस्ट करूंगी। तो सर जो सॉइल का जो कंडीशन होगा वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज और क्रॉप कौन सा ग्रो हो रहा है सर, इन सब चीजों को के बेस पे ही सजेस्ट करूंगी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो कुछ एग्रो टेक्नोलॉजी का नाम बताइए, है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, और इसके क्या क्या नुकसान है ये भी बताएंगे। सर एग्रो टेक्नोलॉजी में सर हार्वेस्टर का, ड्रोन का यूज अभी हो रहा है सर। सर हार्वेस्टर का यूज जब होता है तो वो क्रॉप में स्टबल्स छूट जाता है, और फिर किसान उसको अपना अलग से एक्सपेंस खर्चा करके उसे काटना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे स्टबल को बंद कर देते हैं। उससे सर इन्वायरमेंट के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है, CO2 लेवल एंड टेम्परेचर वगैरह सर, वो टेम्परेचर ये सब इंक्रीज होता है सर, तो वो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डालता है सर। दूसरा सर अभी ड्रोन ये सब सर यूज हो रहा है, वो सारी टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन के लिए। तो इससे एक टेक्नोलॉजी तो आ रही है सर, उससे एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट थोड़ा हो रहा है सर, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो मैन पावर का यूज थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे जो लोग उस फील्ड में वर्किंग थे, इंगेज थे, अब वो खाली हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा इशूज उससे रिगार्डिंग हो जाता है सर। सर, ड्रोन से कुछ बायोडायवर्सिटी का भी लॉस होता है क्या? तो हवा में उड़ने वाले कीट पतंग पक्षी के हाँ। डिस्टेंस पे कुछ है क्या प्रॉब्लम? यस सर, जब हम लोग ड्रोन से फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो कुछ जो बेनिफिशियल्स जो इंसेक्ट होते हैं, उन पे भी वो इंसेक्ट पेस्टिसाइड जा रहा है। अगर वो नॉन सेलेक्टिव है तो उन लोगों के बॉडी में जाएगा, वो उनका मतलब डेथ हो जाता है, तो उससे वो उनका पॉपुलेशन घट रहा है, तो वो हमारे लिए एक थ्रेटनिंग हो जाता है सर, ऐसे। अच्छा, कृषि की एक विधि है, हमने सही पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया था, फुकुओका विधि, फुकुओका मेथड, क्या आप जानती हैं? सॉरी सर, मैं देखूंगी सर घर जाकर, अवेयर नहीं अच्छा, हूँ सर इस कलम टाइप से। विधि क्या होता है? कलम, जो कलम काट करके लगाया जाता है, कलम विधि जानते हैं? कलम, सॉरी सर, रट्टू जैसे नहीं। आम के पेड़ को डाली को काट करके दूसरा लगाया जाता है। तो हाँ, ग्राफ कटिंग कर वो, तो हाँ, बोलिए, कोई सॉरी दिक्कत, सर। घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, अच्छा बोल रही हैं आप, रिलैक्स रहिए। सर कटिंग जो सर हॉर्टिकल्चरल में या फिर मतलब सर, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि एरोपोनिक्स क्या होता है? सर एरोपोनिक्स सर एक टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसमें हम लोग सर न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन होता है उसको सर प्लांट्स के रूट में स्प्रे करते हैं सर। अच्छा, एरोपोनिक्स क्या लाभ है इसके? सर अभी जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन, तो उनके फूड रिक्वायरमेंट के लिए हमें फूड चाहिए होगा सर। लैंड का लिमिटेशन उतना ही है, लैंड पॉपुलेशन के साथ ग्रो नहीं कर रहा है सर, तो एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्शन करने का एक ये टेक्निक है सर, इससे कि फूड एक्स्ट्रा मतलब प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे यूज, चाहे वेजिटेबल्स हो तो वो हमारे यूज में आएगा सर। इसका एक सर। हाँ, ठीक है, सुधांशु जी। एफडीआई, एफडीआई का नाम आपने सुना है? यस सर, फॉरेन क्या डायरेक्ट होता है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कृषि क्षेत्र में भी एफडीआई की स्वीकृति दी गई है भारत सरकार द्वारा। तो आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत एफडीआई की स्वीकृति कृषि क्षेत्र में दी गई है? सर प्रोसेसिंग के सेक्टर में सर 100% है सर। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में?
तो सॉरी सर, आइडिया नहीं है। कृषि के सभी क्षेत्रों में 100% एफडीआई। ठीक। ओके सर। अच्छा, एक होता है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग। तो एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग के लिए बैंकों को कुछ गाइडलाइन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बता यस सकते सर। हैं कि क्या गाइडलाइंस है? दो तीन गाइडलाइंस आप बताएंगे। सर अगर केसीसी लोन का प्रॉपर बात करें सर, तो उनमें सर अभी उनको 3 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री मिल रहा है सर। और इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि लैंडलेस फार्मर्स को भी 50,000 तक मिल सकता है सर। ठीक, और कुछ? सर उनका अगर वो लोन रीपेमेंट टाइम पे कर, उनको % का रिबेट भी मिलता है सर। और ये भी है कि जितना फाइनेंस कर रहे हैं उसका 18% एग्रीकल्चर को ही देना है। बैंक जितना फाइनेंस करती है उसका 18% एग्रीकल्चर को देना है। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहता है किसान सम्मान निधि योजना। क्या है किसान सम्मान निधि योजना? सर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सर फार्मर्स को 2,000 का दिया जाता है, मतलब इन ईयर 6,000 रुपीज पर किसान दिया जाता है। तो इसका सिलेक्शन का भी कुछ प्रोसेस है सर। एक फैमिली से एक ही किसान को मिलता है। पति पत्नी में से एक मिलेगा। इसमें फार्मर्स के पास अपना लैंड होना चाहिए। ऐसे कुछ क्रिटेरिया हैं जिसको फुलफिल करने पे ही किसान को अनुदान की राशि दी जाएगी। तो कौन सी क्रिटेरिया है? दो तीन क्रिटेरिया बताएं। सर सबसे पहले सर पीएम किसान पंजीकरण उनके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड किसान होने चाहिए। फिर उनके पास लैंड होना चाहिए। और सर वो अच्छा ये अप्लाई अच्छा, ये जो आपने कहा कि वो पंजीकृत होना चाहिए, तो वो पंजीकरण कैसे होता है और कहाँ होता है? सर डीबीटी का एक पोर्टल है सर, उसमें पंजीकरण करने के लिए आवेदन करे का एक ऑप्शन रहता है सर। वहां पे क्लिक करके फार्मर्स अपना डिटेल, अपना रसीद जमीन का और अपना जो भी डिटेल्स है, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ऐड करके वो रजिस्टर कर सकते हैं सर। और उसके बाद उनका प्रिंट लेकर हमेशा यूज कर सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा टॉप टू टोटल का नाम सुना है आपने? ये एक यस सर। योजना, क्या है टॉप टू टोटल? सर टॉप टू टोटल योजना के तहत सर पहले टॉप में टोमेटो, अनियन, पोटैटो, क्योंकि ये एक इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है सर। तो इसके प्रोसेसिंग और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती थी। अब गवर्नमेंट टोटल पे शिफ्ट हो गई है। वो टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे उनका फोकस हो गया है। इस इस योजना में क्या दिया जाता है सरकार के द्वारा? टॉप टू टोटल योजना में क्या प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा? सॉरी सर। कोई बात नहीं। देखिए, इसमें परिवहन और भंडारण पे 50% की क्या है, सब्सिडी दी जाती है। ठीक है। एक आता है नीम कोटेड यूरिया। क्या यस होता सर। है नीम कोटेड यूरिया? सर यूरिया का हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए अभी के टाइम पे नीम कोटेड यूरिया आ रहा है, ताकि वो हाइड्रोलाइसिस ना हो। हाइड्रोलाइसिस हो जाने से फील्ड में जब यूरिया का, तो वो लॉस हो जाता है नाइट्रोजन का, इफेक्टिव न्यूट्रिएंट का यूज नहीं हो पाता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है और फिर वो हाइड्रोलाइज्ड होके वाटर में आ जाता है और फिर कुछ हाइड्रोलाइज्ड होके इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो हार्मफुल हो जाता है सर। तो उसको रोकने के लिए और इफेक्टिव न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन के लिए नीम कोटेड यूरिया का सर यूज हो रहा है। और उससे सर और भी बहुत सारा बेनिफिट होता है सर। कॉस्ट जो है फार्मर्स का वो कम जाता है सर। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि सप्लाई जब न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होगा प्लांट को, तो वो उस टाइम पे अवेलेबल रहेगा स्लोली स्लोली। अच्छा। अच्छा, ये फर्टिलाइजर को जो यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज का तीन निगेटिव बातें आप बताएं।
जो फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर के यूज करने का तो सर बहुत सारा बेनिफिट है उसमें। सर कुछ जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर वो है इन्वायरमेंट पे। उस इन्वायरमेंट पे लाइक सर वाटर बॉडीज में जाता है। फिर जो हमारे मतलब ये फील्ड पे जो सर हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उस पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। सॉइल पे सर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी होती है सर वो रिड्यूस होती है विथ टाइम। जो उसका बेसिक नेचर है सर वो रिड्यूस होता है सर। सर तो प्रोडक्शन पे भी क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? प्रोडक्शन की क्वालिटी पे, वो हेल्थ के लिए कहीं हार्मफुल ना हो जाए। ये हाँ सर इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक बात बताइए, भारत में NPK 4:2:1 रेशियो स्वीकृत किया गया है। आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान में क्या रेशियो यूज किया जा रहा है? सर एनपीके का रेशियो सर 4:2:1 रिकमेंडेड है। बट सर यूरिया का सर यूज बहुत ज्यादा फार्मर्स बिना मेजर किए सर यूज करते हैं सर। बट रेशियो सर आई एम सॉरी सर रेशियो का आइडिया नहीं। मैं देखूंगी सर इसको बाद। 6.7 इज टू 2.4:1 रेशियो यूज हो रहा है, ठीक है। में 6.7 यस सर। ठीक है, हरिमोहन सर। जी। तो आपने आत्मनिर्भर भारत योजना का नाम सुना है? यस सर। मुझे ये बताइए कि क्या भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है ये डी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है? और डी ग्लोबलाइजेशन मीन्स ये भारत को दुनिया से सेपरेट कर रहा है? सर इस स्कीम में सर भारत के पॉपुलेशन को देखते हुए और लोगों को मतलब अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए ये योजना है सर ताकि वो लोग अपना इनकम कुछ अर्न कर सके। सर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मे बी ये ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट मतलब डी ग्लोबलाइजेशन लॉन्ग टर्म में हो सकता है सर। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये इसका रिक्वायरमेंट मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है सर। ठीक है। भारत सरकार आजादी के बाद से ही कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर सक्रिय रही है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विशेष सुधार नहीं हुआ है। इसका क्या सब कारण है? बिहार इंडिया का क्लाइमेट जो है सर वो थोड़ा इरेटिक है। उसको तो ये एक थोड़ा सा हमेशा मेजर कारण रहा है कि स्कीम्स एंड प्रोविजंस के बाद भी थोड़ा प्रोडक्शन ये सब इम्पैक्ट होता है। फिर सर यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स है वो थोड़ा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ज्यादा है। तो टेक्नोलॉजीज जो गवर्नमेंट या फिर स्कीम्स आते हैं तो फार्मर्स को उनका पूरा बेनिफिट मिलने में दिक्कत होता है सर क्योंकि उनके पास स्मॉल होल्डिंग लैंड सर मार्जिनल फार्मर है तो वो इक्विपमेंट को यूज नहीं कर पाते इसलिए वो लेते नहीं है। अब धीरे धीरे रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ग्रुप बनाकर सारे लैंड को कलेक्टिवली यूज करके फिर आगे प्रोसीड करे। तो सर मे भी आगे फ्यूचर में भारत एग्रीकल्चर में और अच्छे आ सकते हैं सर। ठीक है। आपने एलन मस्क का नाम सुना है? एलन मस्क। यस सर। हाँ। अभी एक सप्ताह पहले एलन मस्क का एक स्टेटमेंट है कि एआई जिस तरह से विकास कर रहा है ये बहुत जल्द दुनिया से नौकरी को खत्म कर देगा। और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जरूरत पड़ेगी। ये क्या होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? सर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर में सर जो भी पर्सन है जो उनको सर बेसिक फूड के लिए सर पैसा प्रोवाइड करना। सॉरी सर अच्छे से आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की विकास की कितनी संभावनाएं हैं? सर बिहार और सर बिहार या फिर सर भारत
सॉरी सर। भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास की कितनी संभावना है? सर, भारत में सर इसका बहुत फ्यूचर में मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है सर, क्योंकि इंडिया में सर इस फूड का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में या फिर स्टोरेज की फैसिलिटीज के इश्यूज के वजह से। तो इसका सर फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है, स्टोरेज एंड क्योंकि हमारा पॉपुलेशन सर बहुत ज्यादा है, तो इसका अगर स्टोरेज और प्रोसेस होकर फूड रखाएगा तो वो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए अवेलेबल रहेगा, जिससे फूड सिक्योरिटी भी रहेगी सर फ्यूचर में। तो ये ठीक है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का क्या महत्व है? सर कृषि एग्रीकल्चर में सर रिसर्च का सर बहुत बड़ा रोल है। रिसर्च के बेस्ड पे सर इन्वायरमेंट और सॉइल का कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के बेस्ड पे सर क्रॉप्स की वेराइटीज आती है। तो वो रिसर्च फिर टेक्नोलॉजी जो भी आती है एग्रीकल्चर पे सर, वो भी रिसर्च के बेस पे ही आता है सर। तो वो रिसर्च का सर बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस तरीके से दुनिया जलवायु परिवर्तन से जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है, हमें ऐसा लगता है कि हमें इको फ्रेंडली इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या होता है इको फ्रेंडली इलेक्शन? सॉरी सर। मुझे ये बताइए कि कुछ इकोनॉमिक्स का मानना है कि यदि भारत को 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो भारत को घरेलू हिंसा पर कंट्रोल करना होगा। बिना घरेलू हिंसा पर कंट्रोल किए, डोमेस्टिक वायलेंस पर कंट्रोल किए बिना हम 2047 तक दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यस सर, मुझे भी सर डोमेस्टिक वायलेंस के होने से सर एक्चुअली अराउंड 50-50%, 50 मेल और 50 वुमेन का पॉपुलेशन है सर। तो अगर हमारे इकोनॉमी का 50% पॉपुलेशन किसी वजह से अफेक्टेड रहेगा मेंटली या फिजिकली, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा सर ग्रोथ में। तो उसके वजह से इकोनॉमी ऑब्वियसली सर 50% पीछे जाएगी। तो सर इसका इम्पैक्ट है सर, और अगर ये कमेगा तो फिर सर हमारी इकोनॉमी अच्छा ठीक है। अच्छा। ठीक है। हाँ अर्चना, अभी आप बता रही थी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। यस सर। आप बताइए कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है या एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन कितने हैं? सर सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं बता सकती सर, लेकिन सर बहुत सारे एनआरसीज है बिहार में भी। 3 एनआरसी है लीची का और मखाना पान, इन सब का। फिर बहुत एग्रीकल्चर में सर आईआरआई अच्छा, है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत की जो सर्वोच्च संस्था है एग्रीकल्चर रिसर्च की, वो कौन सा है, क्या नाम? सर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सीफेट लुधियाना पंजाब में है सर वो। फिर आईसीएआर क्या है? आईआरआई सर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा ये बताइए कि आईसीआर सर यस हाँ सर। क्या, बोलिए बोलिए बोलिए। 16 जुलाई 1929 को सर ये स्टैब्लिश हुआ था। ये इसका सर मेन एग्रीकल्चर में ही रिसर्च को प्रमोट करना, और ये और दूसरे मतलब लोकल लेवल पे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करना, ये सब सर इनका रोल है सर। तो विश्व में ऐसे और कौन कौन से देश हैं जहां एग्रीकल्चर रिसर्च काफी बेहतर हो रहे हैं और इंडिया ने भी उसे लाभ लिया है? जापान सर। जापान और और सॉरी सर, इसको देखूंगी सर बैठकर। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? आप खाली समय में क्या सर करना सेल्फ पसंद हेल्प, सर सेल्फ हेल्प बुक की रीडिंग करना सर। सेल्फ लाइक हेल्प बुक? यस सर। जरा समझाइए क्या है, आप किस तरह से आप करती हैं, क्या लाभ होता है आपको? सर एक सर पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस एक बुक है सर, इसके राइटर दंडापानी है। तो सर वो उस बुक्स पढ़ने से सर मुझे ये पता चलता है कि ह्यूमन का माइंड कैसे वर्क करता है, क्या उसका पैटर्न होता है थिंकिंग का, कैसे मतलब जस्ट लाइक सर हम लोग हमेशा सुनते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो ये माइंड जो माइंड का 3 पार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है सर,
ये सब सर समझ के सर हम अपने लाइफ में सर ये सब चीजों को जान के खुद को बैलेंस रखने में सर इन सब चीजों का यूज करते हैं। किसी भी सिचुएशन में मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना, मेंटली खुद को स्टेब्लिश रखना, बैलेंस रखना, सही डिसीजन ले पाने की कोशिश करना सर, ये सब हम इसका यूज करते हैं सर अपने लाइफ में। अभी जो इंटरव्यू आपका चल रहा है इसमें मेंटली पूरा बैलेंस्ड है, आप घबराहट नहीं हो रही है? सर मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ सर अपने आप को स्टेब्लिश मेंटली और इमोशनली बैलेंस रखने का सर। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। बताओ कैसा रहा? कुछ कुछ सर करंट अफेयर से रिलेटेड मेरे को थोड़ा सा और स्टडी करने का जरूरत है पेपर का भी, जो कि नहीं पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग। और सर थोड़ा बाकी सा सर फेशियल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज सर। थोड़ा सा घबराहट बीच बीच में आ जा रही थी जब आंसर नहीं दे रहे थे, तो अच्छा बोल रही थी, क्लास वाले में बहुत अच्छा बोल रही थी, है ना? दो तीन चीज में सुधारना है, जैसे कि शरीर ज्यादा हिल रहा है ना, गर्दन ज्यादा हिल रहा है, बॉडी का जो है ना ये हिलना डुलना थोड़ा सा स्थिर रखना है, ठीक है? यस सर। दूसरा, यस। बोल, हाँ सब नोट भी कर लेना है, बोलने की स्पीड को कम रखना है, स्पीड थोड़ा सा कम करना है, ठीक है? यस सर। तीसरा पॉइंट होता है जैसे बोलते हैं वहां पे शब्द का नहीं करना है, ये लोकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है ना? इंसेक्ट इंसेक्ट का पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो होता है लोगों का होता है, व्यक्ति का होता है, ठीक है, का नंबर होता है, जो ध्यान रखना है। कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा गया था, तो कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम है, सेंट्रल स्कीम, स्टेट का स्कीम, उसके बारे में जानकारी, कुछ डाटा भी याद करके रखना है, ठीक है ना? और बोलते समय क्या है पहले भी बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन आया उधर से, क्वेश्चन सुने तो समझने की कोशिश करना है, 1-2 सेकेंड का पॉज लेना है, पॉज लेने के बाद आंसर शुरू करना है, तो हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना? एक हमने पूछा था एग्रो टेक्नोलॉजी, उसमें तुमने हार्वेस्टर के बारे में बताया था, ठीक है? एग्रो टेक्नोलॉजी में चूंकि एग्रीकल्चर साइंस से की हो, तुम्हारी रुचि भी है बोल रही थी, तो स्टेज वाइज बताना चाहिए था। स्टेज वाइज का मतलब होता है कि जब हम मिट्टी को सॉइल प्रिपरेशन करते हैं वहां कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सीडिंग करते हैं, बीज की रोपाई करते हैं तब कौन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जब उसमें हम इरिगेशन करते हैं या उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं तब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तब कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती है, जब थ्रेशिंग करते हैं तब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है ना? अच्छा, फिर स्टोरेज वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारे आएगा बाद में, ठीक है? तो स्टेज वाइज बोलने से इम्प्रेसिव होता है, इंटरव्यू बोर्ड को ज्यादा प्रभावित करने का मौका मिल सकता है, ठीक है ना? यस सर। बाकी आप लोग कुछ कुछ बोलेंगे, एक दो पॉइंट आप लोग बोलेंगे तो बोलिए। अंशु जी, हरी मोहन। सर थोड़ा सा डाटा सपोर्ट करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा हाँ डाटा रहेगा। तो हाँ बोल दिए हैं। हाँ, और बस हरिमोहन, वही है, आप इसका अच्छा बता है, दीजिए। प्रियंका का भी बढ़िया है, हरी अर्चना का तो बहुत अच्छा है, पहले से भी अच्छा बात करती है, ये हम देखना भी चाह रहे थे और ये बढ़िया है। थैंक यू सर। हरिमोहन जी और कुछ? ठीक है सर, अब बता ही दिए। चलो ठीक।